Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So in today's video we will going to discuss that what defines a cell. What does it mean? See, आप अपने चारों तरफ देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक चाहे ट्रीज हैं फॉरेस्ट में या फिशेस हैं, फ्लाइज हैं, वर्म्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट स्पीशीज, कुछ भी आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है. ऑल दीज आर व्हाट मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, जिसको हम अभी तक कहते आए हैं कि दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज इन टर्म ऑफ फंक्शन. ठीक है, अब आपको ट्री अलग दिखाई पड़ता है, आप मॉर्फोलॉजी देख के बता देते कि भाई ये ट्री है, ये फिश है, ये टाइगर है, ये ह्यूमन है. लाइक आप मॉर्फोलॉजी देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. लेकिन अगर हम इतने बड़े एनिमल माने लाइक टाइगर या एक प्लांट या ट्री की हम कोई भी एक सेल अगर आइसोलेट करें, तो कोई भी सेल ले लें आप, वो इतनी छोटी होती है कि वो एक लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होती है. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि सेल चाहे वो एक बैक्टीरिया की हो, चाहे वो एक ट्री की सेल हो या ह्यूमन बीइंग की सेल हो या किसी एनिमल की सेल हो, कोई भी सेल हो, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सेल भी बड़ी होगी, ये मैं कहना चाह रही हूँ. ठीक है, तो सेल का साइज इतना छोटा होता है कि हम एक लाइट माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देख सकते हैं, चाहे वो सेल सिंगली एग्जिस्ट करती है या वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है, कोई भी केस हो. क्लियर. अब सेल जैसे कि आपने देखा मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उनके शेप्स या उनके साइजेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे. जैसे कि दो सेल्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे, एक नर्व सेल है एंड एक मसल सेल है. बेसिक आइडिया आपको इन दोनों के बारे में है. ठीक है, क्या करती है नर्व सेल? नर्व सेल के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इट इज टू लॉन्ग. ठीक है, और क्या होता है? हैव थिन एक्सटेंशंस. ठीक है, और ये जो एक्सटेंशंस हैं ये रीच अप टू फॉर मीटर्स. ओके, मीटर्स तक ये जाते हैं, मतलब उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है. और नर्व सेल का काम क्या होता है? ट्रांसमिट सिग्नल्स एक एंड से दूसरे एंड तक. सॉरी, ठीक है. वहीं पर अगर आप मसल सेल को कंपेयर करें इससे, तो मसल सेल कैसी होती है? मसल सेल्स भी लॉन्ग होती हैं. ठीक है, मसल सेल्स भी लॉन्ग होती हैं, बट इनके एंड्स जो होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, विथ टेपरिंग एंड्स. तो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आया कि ये लॉन्ग ये भी है, नर्व सेल्स भी हैं, लॉन्ग मसल सेल भी हैं, बट मसल सेल्स के जो एंड्स हैं वो टेपरिंग है, जबकि नर्व सेल्स के टेपरिंग एंड्स नहीं है. ठीक है, और इनकी जो लेंथ है, मतलब जो हम कह रहे हैं ना कि मसल सेल लॉन्ग होती है, इतनी लॉन्ग नहीं होती जितनी कि नर्व सेल्स होती है. ठीक है, जैसे आप अपने हैंड्स के मसल्स को देखिए, तो लंबी लेंथ वाइज एक सेल है वो लंबी है, उसका लेंथ काफी ठीक ठाक है, लेकिन इतना लंबा नहीं है. नर्व सेल तो आपके हेड से लेके आपके टो तक हो सकती है, इतनी लंबाई हो सकती है नर्व सेल की. क्लियर. तो ये जो होती है लॉन्ग होती है विथ टेपरिंग एंड्स होती हैं, और इनका काम क्या है? ये दे हैव stretchiness. Stretchiness means just like an elastic. ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करते हैं. अलाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, ऑफ किस चीज का? मसल्स का. ठीक है, तो भाई मैंने क्या कहा कि भाई नर्व सेल है या मसल सेल है, दोनों की अपने अपने स्ट्रक्चर हैं, उनका अपना अपना फंक्शन है. बट बिसाइड्स दिस, उन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? that both of these are cell. Clear.
अब नर्व सेल है या मसल सेल है वो तो बात की बात है, बट ये एक सेल है। तो यहाँ हम क्या बताने जा रहे हैं कि सेल एक सेल जो होती है कौन सी बेसिक स्ट्रेटेजीज पर खड़ी हुई है, क्या उसमें कॉमन चीजें हैं। मतलब नर्व सेल और मसल सेल नो डाउट दोनों अलग अलग है, बट फिर भी ये कुछ कॉमन फीचर्स को शेयर करते हैं। और वो फीचर्स क्या है, कोई भी सेल जो होती है ना वो एक कंपार्टमेंट है, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं या एक होम लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो कि अनवांटेड मटेरियल को आउटसाइड रखने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि सेल एक ओपन सिस्टम है और उसमें कुछ भी एंटर कर जाएगा, ठीक है। मतलब सेल ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि उसके पास ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस बाहर किसी मीडियम में अगर वो है तो कुछ भी अंदर एंटर करेगा और अंदर से कुछ भी बाहर निकलेगा। वो इस चीज पर चेक रखती है कि क्या चीज अंदर आ रही है और क्या चीज बाहर जा रही है, ये जानी चाहिए, ठीक है। तो नेसेसरी जो सब्सटेंसेस हैं उसके लिए उसको वो परमिट करती है और बाकियों को वो रोक देती है, ठीक है। सेल अपनी हेल्थ को मेंटेन करती है, क्लियर। कोई अंदर डैमेज है, कोई इंजरी हुई है सेल के अंदर, तो वो उसको हीलिंग करने का काम भी करती है, क्लियर। और अपने हेल्थ को मेंटेन रखती है, क्योंकि अगर सेल बीमार हो गई तो जो वो जिस ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को बिलोंग करिए वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो सेल की ये नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने हेल्थ को मेंटेन करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल रेप्लिकेट करती है। व्हाट डज इट मीन, ये अपने जैसी कॉपीज बनाती है, क्लियर। कैसे ये क्लियर होता है, जब आपको कोई इंजरी होती है, आपके स्किन पर कोई वूंड हो जाता है, तो कुछ दिन में वो वूंड अगर गहरा है ना तो धीरे धीरे वो भर जाएगा, एक स्किन लेवल पे आ जाएगी। कैसे आती है, वो आपके मेडिसिन या ऑइंटमेंट से नहीं आती है, वो जो उस वूंड के आसपास जो अच्छी हेल्दी सेल्स है ना वो रेप्लिकेट करके उस वूंड को भर देती है, क्लियर। तो सेल की ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो नर्व सेल में, मसल सेल में या कोई भी सेल आप उठा के देख लीजिए वहां आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्लियर, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई सेल की मैंने बात की कि भाई कुछ बेसिक स्ट्रेटेजी पे वो बेस्ड है। अब उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेल को जैसे मैंने कहा कि हम उसे बेसिक यूनिट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रीट पैकेट में आती है। ये एक पैकेट है, एक रिकॉग्नाइजेबल पैकेट है, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पर मैं एनालॉजी दूंगी सेल को कि आप इसे कंपेयर कीजिए होम से। जैसे आपका एक घर होता है, घर घर को हम घर कैसे कहते हैं, आप अपने एरिया में अपनी सराउंडिंग से सेपरेट हैं बाय बिकॉज ऑफ द वॉल्स, बाउंड्री। आपके घर की एक बाउंड्री है जो वॉल से बनी हुई है, जो आपको आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। ठीक इसी तरह हमारे सेल की जो होती है एक बाउंड्री होती है जिसको हम सेल बाउंड्री या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन इस सेल को इसके आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और अब घर के अंदर आइए तो आपका अपना एक एनवायरनमेंट होता है, हर घर का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। घर का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, बेसिक कंपोनेंट तो सभी जगह मिलेंगे ना, लेकिन उनके लोकेशन अलग अलग हो सकती है, उनका माहौल अलग अलग हो सकता है। तो अंदर का जो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट की बात करें तो ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक वाटर बेस्ड फ्लूइड है जो इसके अंदर भरा रहता है और इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड रहते हैं। इसी को मैं अभी बताती हूँ। मतलब ये एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे वो आप प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें या कोई भी सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल है। तो उसमें आपको ये दो, मतलब उसका कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, वो मेम्ब्रेन से सेपरेट है अपनी सराउंडिंग से, और उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म मिल रहा है। ये आपको हर एक सेल में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप नर्व सेल की बात करें, लिवर सेल की बात करें, हार्ट सेल की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, कहीं पर भी आ जाते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। जैसे कि मैंने कहा, जस्ट लाइक अ वॉल ऑफ ए हाउस, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी जो वॉल है वो किस चीज से बनी होती है, ब्रिक से बनी होती है ना। ब्रिक क्या है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया वॉल का। तो इसी तरह हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है फॉस्फोलिपिड। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड में एक हेड होता है और एक टेल होती है, ठीक है। ये एक फॉस्फोलिपिड है, दिस इज फॉस्फोलिपिड। इसमें ये हेड है और ये इसकी टेल है।
ठीक है, हेड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, सॉरी हेड पोलर होता है, और टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी जब मैं यूकेरियोटिक सेल की बात करूंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में वहां डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी वॉल यानी हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उसकी ब्रिक क्या है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कैसे अरेंज है, ये बाइलेयर बनाता है लाइक दिस, ये एंड नीचे की तरफ उल्टा घूम जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ये बनी हुई है, ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर पूरा एक्सटेंड हो जाता है आगे। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, और ये बाई लेयर के फॉर्म में होती है ना, 2 लेयर है इसकी। ठीक है, तो हमारा जो फ्रेमवर्क है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। क्लियर? अब आप समझो, आपके जो घर के बाउंड्री है उसमें जो मतलब जो वॉल है उसमें सिर्फ ब्रिक्स ही ब्रिक्स लगी हो और चारों तरफ से आपको वो दीवार चिन दी जाए, बना दी जाए। ठीक है, तो क्या होगा, आपका आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल सेपरेट हो जाओगे, आइसोलेट हो जाओगे, बाहर से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब आप कैद हो गए अंदर, आप ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता चला जाए और एक मतलब एक आप ये एज्यूम करो एक सेल है, ये डबल लेयर या फॉस्फोलिपिड, इसमें कोई गैप नहीं है, बाहर के एनवायरनमेंट से कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो क्या होगा, क्या ये सेल सर्वाइव करेगी? क्या आप ऐसे घर में सर्वाइव कर पाओगे जहां बाहर से कोई कम्युनिकेशन ना हो आपके लिए, आप नहीं जा सकते, ना कोई बाहर से अंदर आ सकते, नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, हो सकता है आपकी डेथ हो जाए कुछ टाइम बाद। ठीक इसी तरह हमारी जो सेल की वॉल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो पूरी फॉस्फोलिपिड की नहीं बनी होती है, उसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड रहते हैं। आप देखो आपके घर में जो वॉल है, आप अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हो, थ्रू द विंडोज, थ्रू द डोर्स और थ्रू द वेंटिलेटर्स। आपके घर में मिलेंगे, आपके वॉल्स में मिलेंगे। ठीक है, आपके बाहर गली में दरवाजा खुलता होगा, विंडो खुलती होगी या कोई वेंटिलेटर खुलता होगा और वहां से आपका कम्युनिकेशन रहता है, आप बाहर आ सकते हो, जा सकते हो, लाइक दैट। इसी तरह हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी पूरा ब्रिक से बनी हुई नहीं है, उसके बीच बीच में क्या है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक इस तरीके से, ये देखो ये इस तरीके से एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये गेट्स, डोर्स या विंडोज के से आप इनकी एनालॉगी दे सकते हो, ये उसका काम करते हैं। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिकली 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट जिसको हमने कहा फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चरल पार्ट, और दूसरा हो गया प्रोटीन पार्ट जिसको हम कहेंगे फंक्शनल पार्ट। क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट फॉस्फोलिपिड है, फंक्शनल पार्ट प्रोटीन है। अब आप कहोगे फंक्शनल पार्ट प्रोटीन कैसे है? देखो जैसे मैंने बताया कि आपके घर में गेट्स होते हैं ना, विंडोज होती हैं, डोर्स होते हैं, वो आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक इसी तरह हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो आपको कम्युनिकेट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? लाइक कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गेट कीपर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ये सेल वॉल है, यहाँ पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ये चेक करेगा कि ये साइटोप्लाज्म है सपोज, ठीक है, और ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है, तो यहाँ से क्या अंदर आएगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, ये इसका काम है। ये वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ना, ये डिसाइड करेगा कि क्या बाहर आएगा क्या जाएगा, तो ये काम करते हैं गेट कीपर का। क्लियर? ठीक है, कुछ काम करते हैं मार्कर की तरह। व्हाट डज इट मीन? जैसे कि मैंने ये बनाया है यहाँ पर, ये वाला जो प्रोटीन बनाया है ये है ना, अब ये देखो बाहर की तरफ एक्सपोज हो रहा है, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है ना। तो सपोज कोई दूसरी सेल जब इसके कांटेक्ट में आएगी और ये प्रोटीन उससे टच होगी दूसरी सेल से, तो ये प्रोटीन ये रिकॉग्नाइज करेगी जो नेबरिंग सेल मेरे कांटेक्ट में आई है वो मेरे जैसी है या कोई और है। ठीक है, अगर कोई और है तो ये प्रोटीन उसे रिजेक्ट करेगी, वो सेल उससे अडेयर नहीं होगी, और अगर ये सेम सेल है तो ये अडेयर हो सकती है। ठीक है, तो ये मार्कर का काम होता है कि वो रिकॉग्नाइज करे कि सेल नॉन मतलब हमारी बॉडी का पार्ट है या फॉरेन पार्ट है। अगर फॉरेन पार्ट है तो उसे एलिमिनेट करेगी, अगर बॉडी का पार्ट है तो उसे एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, मार्कर का काम है जस्ट टू रिकॉग्नाइज। फास्टनर्स मतलब बाइंड करना, होल्ड करना।
तो फास्टनर वो प्रोटीन्स हैं, जब रिकॉग्नाइज हो गया, मार्कर ने रिकॉग्नाइज किया तो फास्टनर उसको होल्ड करेंगे। ये प्रोटीन अपने जैसी प्रोटीन यानी फास्टनर प्रोटीन दूसरी सेल पर, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, सॉरी, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर जो सेम फास्टनर प्रोटीन्स होंगे ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे और अडेयर हो जाएंगे। फास्टनर का काम है जब सेल ऑर्गेनाइज होती है ग्रुप्स पे, टिश्यूज बनाती है, तो फास्टनर्स का काम होता है, वहां पर सेल एक दूसरे से अडेयर होकर चलती है, ग्रुप में काम करती है, ठीक है। एंड कुछ होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कि सपोज कोई कोई प्रोटीन है यहाँ पे ये, ठीक है, जस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर है, बाहर से कोई सिग्नल आया इन द फॉर्म ऑफ एनी केमिकल या एंजाइम, वो यहाँ बाइंड हुआ, बाइंड होते ही इसकी जो टेल थी, ये टेल एक्सटेंड है अंदर तक, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर था, उसने यहाँ सिग्नल पास किया कि भाई बाहर से कुछ हमें मैसेज मिल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करो, ठीक है। लाइकवाइज आपके सेल इंटीरियर से बाहर अगर कुछ कम्युनिकेट कराना है तो भी इसी तरीके की प्रोटीन्स होती हैं जो ऑपोजिट, इनका स्ट्रक्चर ऑपोजिट हो जाएगा, वो बाहर रिलीज करवाएंगी सब्सटेंसेस को या कोई चेंज करवाएंगी। तो ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपनी नेबरिंग सेल्स के साथ, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे काफी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आया होगा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी सेल, इवन एक बैक्टीरिया की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो वो डफर नहीं है, वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसको क्या काम करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात आती है सेल के अंदर के इन्वायरमेंट की, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म? वाटर बेस्ड इन्वायरमेंट है जो कि सेल्यूलर मशीनरी से फुल है। मशीनरी में क्या है, आपके ऑर्गेनेलीज हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, अभी बताती हूँ इनके बारे में, ठीक है। तो पहली चीज, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पर मिलते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटीन किसी भी सेल के अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोटीन होती है इनसाइड अ सेल बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। चाहे वो इन्वायरमेंट आपका एक ओशियन ही क्यों ना हो या ब्लड ही क्यों ना हो सराउंडिंग में, उसके कंपैरिजन में सेल के अंदर प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा होता है। और दूसरी चीज, सेल जितनी भी एनर्जी एक सेल लेती है ना, उसका 30% वो अपने मेंटेनेंस में खर्च कर देती है, अपने अपने सेल, अपने ऑर्गेनेलीज को मेंटेन कराना है, डैमेजेस देखने हैं, रिपेयरिंग करनी है या कोई और काम करना है, हर एक ऑर्गेनेली को भी अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं इस 30% में। मतलब एक सेल एनर्जी, हमारे बॉडी में जो एनर्जी बन रही है उसका एक पार्ट जो सेल कंज्यूम कर रही है, उसमें से 30% तो वो अपनी मेंटेनेंस में लगा देती है, बाकी 70% अपने फंक्शन, उसको जो काम दिया गया है ना उसको करने में यूटिलाइज करती है। क्लियर? अच्छा, अब साइटोप्लाज्म में मैंने कहा बहुत सारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से हैं फंक्शनल एलिमेंट? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में आपके ऑर्गेनेलीज हैं और फंक्शनल एलिमेंट्स में आपके हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? देखो, जैसे आपके घर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, कैसे? लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, स्टोर रूम है, किचन है, वॉशरूम है, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेल, क्योंकि हम उसको एक होम से एनालॉगी कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, उस सेल के अंदर भी बहुत सारे रूम्स होते हैं और इन रूम्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज, ठीक है। रूम्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। क्लियर? ये सारे के, अब जैसे आपके घर में हर एक रूम ऐसा तो नहीं है ओपन है, एक हॉल जैसा बना दिया, बस उसको पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन तो कर, मतलब पार्टीशन तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप एक हिस्से को आप रूम बोलोगे। वॉल से आपने हर एक रूम को सेपरेट किया हुआ है। ठीक इसी तरह ऑर्गेनेलीज भी जो होते हैं ये अपने साइटोप्लाज्म में सेपरेट रहते हैं, सेपरेट चैम्बर्स बनाते हैं। मतलब ये दीज आर partitioned, sorry, partitioned off from the rest of the cell's interior by their own intracellular membrane.
अब आप कहोगे कैसे? भाई आपने घर के बाहर बाउंड्री बनाई है ना, ब्रिक्स की बनी है, और घर के अंदर जो रूम्स हैं वो भी ब्रिक्स से ही सेपरेट है ना, ब्रिक्स से ही वॉल बनी हुई है। ठीक उसी तरह हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जो हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है, उसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारे सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं इनके सराउंड, मतलब ये बाउंडेड रहते हैं उन स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो हर एक रूम की अपनी वॉल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी वॉल है, क्लोरोप्लास्ट की अपनी मेम्ब्रेन है, गोल्जी की अपनी है, लाइसोसोम की अपनी है, ईआर की अपनी है, सबकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन जो होती है सेम वही स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, बस प्रोटीन्स डिफर हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट तो वही रहेगा, फंक्शनल पार्ट डिफर हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो जैसे आपके घर में क्या होता है, किचन होता है ना, हमारे यहाँ किचन किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। अगर आपके सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड की फॉर्मेशन करता है। तो हमारे किचन में क्या होता है? फूड बनता है ना। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्यों? क्योंकि जो फूड बना, मतलब आपके बॉडी में क्या है, डाइजेशन होता है, फूड आपने ले लिया, डाइजेस्ट करवाओगे, उसको एनर्जी रिलीज करानी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो फूड को जो क्लोरोप्लास्ट में बना उसको ये कंज्यूम करके उससे एनर्जी रिलीज करवाता है, और वो एनर्जी बाकी ऑर्गेनेलीज यूज करते हैं अपने फंक्शन के लिए, मतलब ओवरऑल सेल यूज करती है अपने फंक्शन के लिए। ठीक है, इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डिटेल में बताऊंगी, सब पिक्चर्स के साथ समझाऊंगी। इसके अलावा क्या मिलता है साइटोप्लाज्म में? कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या है? कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो नंबर ऑफ प्रोटीन कंटेंट है जो उसका, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा होता है। अब ये प्रोटीन्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये एंजाइम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, बेसिकली एंजाइम्स के फॉर्म में ही होते हैं, जो अलग अलग काम करवाते हैं। एंजाइम्स का काम है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवेज में यूज होते हैं, एंड सो मेनी मोर वर्क्स आर देयर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये हमारे फंक्शनल पार्ट बनाते हैं सेल का, प्रोटीन्स जो है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ही एक रूप है ग्लाइकोजन। तो हमारे सेल में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन मिलता है, ये एनर्जी रिजर्व का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी रिजर्व। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, ये सबको पता है। लिपिड्स, लिपिड्स अभी मैंने बताया ना, फॉस्फोलिपिड्स, तो स्ट्रक्चरल पार्ट तो ये बनाते ही है, स्ट्रक्चरल पार्ट। और दूसरा लिपिड्स का काम क्या होता है? ये भी एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। ठीक है, जब हमारे सेल की कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को स्टोर करने की, तो एनर्जी को वो लिपिड्स के फॉर्म में स्टोर करना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं फैटी ओबीज हो जाना। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द न्यूक्लिक एसिड्स। देखो भैया, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, बात सुनो यहाँ पर। ये है आपका डीएनए, दूसरा है आपका आरएनए। नाम सबने सुना होगा, डीएनए से तो आप एक लेमैन भी वाकिफ है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें से जो डीएनए होता है ना, ये हमारा वैसे तो दोनों को ही हम कंबाइंडली जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, लेकिन मेन जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ठीक है, क्योंकि डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में कॉपी होती है। तो डीएनए जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। आप मेरे हेरिडिटी वाले चैप्टर्स, जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पर मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द डीएनए और कैसे मैसेज कैरी होता है। ठीक है, तो डीएनए हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली या ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको हम कह सकते हैं। तो डीएनए जो है वो हमारा ब्रेन ऑफ द सेल है। डीएनए जो मैसेज देगा वही सेल काम करेगी, अदरवाइज सेल कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल। अब ये जेनेटिक मटेरियल सेल में किस तरीके से पैकेज हुआ है, उसकी पैकिंग किस तरीके से हुई है, इस बेसिस पर हमारी सेल्स को ओवरऑल दो ब्रॉड बेसिस में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। किस बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ देयर जेनेटिक मटेरियल इज पैक्ड इनसाइड द सेल। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स क्रोमोसोम या न्यूक्लियस की आप बात कर सकते हो। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस इवोल्यूट नहीं हुआ था, उससे पहले जो सेल्स थी वो सब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ऐसी सेल्स जहां पर डीएनए जो होता है, न्यूक्लियस बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर ये डीएनए है,
जब इस डीएनए के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है, मतलब ये साइटोप्लाज्म से अपने आप को सेपरेट कर लेता है। ये साइटोप्लाज्म है पूरा, ठीक है। ये आ गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम किसको कह रहे हैं? जब डीएनए को एक मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, उससे ये बाउंड हो गया और साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो गया, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, तो हमारा जो डीएनए था, हम बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें तो डीएनए हमारा सेल में ऐसे ही पड़ा रहता है, दिस इज डीएनए। ये बाउंड नहीं है किसी भी मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसी सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो हिस्सा है ना जहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल मिलता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये भी बताऊंगी मैं जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगी। जस्ट न्यूक्लियोइड इसको क्यों नाम दिया गया है? टू सेपरेट इट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियोइड का मतलब है विदाउट एनी मेम्ब्रेन। इतना ही डिफरेंस है, दैट्स ऑल, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन्स आफ्टर, कैरियन मीन्स अगेन न्यूक्लियस। तो आफ्टर द न्यूक्लियस जो भी सेल्स डेवलप हुई हैं विद द न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। डीएनए इज पार्टीशनड ऑफ इन इट्स ओन मेम्ब्रेन बाउंड रूम कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। मतलब अब तक मैंने जो आपको समझाया जो स्ट्रक्चर, ये किसी भी सेल में ये चीज मिलेगी ही मिलेगी, एक्सेप्ट दिस न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियस डिपेंड करता है ये सेल किस टाइप की है, बाकी कॉम्पोजिशन सेम होगा। अब सेल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आगे की स्टडी का पार्ट है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, समझिए। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से क्लिक करके उनको देख सकते हैं। क्लियर? और दूसरी चीज, अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकता है। वो ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द broad description on prokaryotic cell. Till then, stay safe, stay healthy, and keep studying. Goodbye. Thank you.